हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपकी होली बहुत बढ़िया रही होगी, और साथ ही साथ मुझे पता है कि अब आप आगे की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, है ना? तो पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे एक नौजवान अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए अपने गांव से निकला, और वहाँ से अपने गांव वो कितनी मुश्किलों से पहुँचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे बहुत तेज़ भूख भी लगी, लेकिन किस तरह से वो ईख तोड़ने गया और कांटों में उलझ गया। कहीं आगे पीछे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और वो क्या करे, कैसे आगे जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसके आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित होली की छुट्टी। बड़ी मुश्किलों से कांटों से छुटकारा पाया था, और धोती और कुर्ते फट गए थे। अब एक कदम आगे रखना मुहाल था। मालूम नहीं कितना रास्ता तय हुआ, कितना बाकी है। न कोई आदमी, न आदमजात, किससे पूछूं। अपनी हालत पर रोता हुआ जा रहा था। एक बड़ा गांव नजर आया। बड़ी खुशी हुई। कोई ना कोई दुकान तो मिल ही जाएगी। कुछ खा लूंगा और किसी के साइबान में पड़ा रहूंगा। सुबह देखी जाएगी। मगर देहातों में लोग सरे शाम सोने के आदी होते हैं। एक आदमी कुएं पर पानी भर रहा था। उससे पूछा तो उसने बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया। अब यहाँ कुछ न मिलेगा। बनिए नमक तेल रखते हैं। हलवाई की दुकान एक भी नहीं है। कोई शहर थोड़े ही है, इतनी रात तक दुकान कौन खोले बैठा रहे। मैंने उसे बड़ी विनती के स्वर में कहा, कहीं सोने की जगह मिल जाएगी? उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी जान पहचान का यहां कोई नहीं है? अरे, जान पहचान का कोई होता तो तुमसे क्यों पूछता? तो भाई, अनजान आदमी को यहां नहीं ठहरने देंगे। इसी तरह कल एक मुसाफिर आकर ठहरा था। रात को एक घर में सेंध पड़ गई। सुबह को मुसाफिर का पता ही न था। तो क्या तुम समझते हो मैं चोर हूं? हम्म। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता, अंदर का हाल कौन जाने। अरे, नहीं ठहराना चाहते ना सही, मगर चोर तो ना बनाओ। मैं जानता यह इतना मनहूस गांव है, तो इधर आता ही क्यों? मैंने ज्यादा खुशामद न की। जी जल गया। सड़क पर आकर फिर चल पड़ा। इस वक्त मेरे होश बिल्कुल ठिकाने न थे। कुछ खबर नहीं किस रास्ते से गांव में आया था और किधर चला जा रहा था। अब मुझे अपने घर पहुंचने की उम्मीद न थी। रात यूं ही भटकते हुए गुजरेगी, फिर इसका क्या गम कि कहाँ जा रहा हूं। मालूम नहीं कितनी देर तक मेरे दिमाग की यह हालत रही। अचानक एक खेत में आग जलती हुई दिखाई पड़ी, जैसे आशा का दीपक हो। जरूर वहां कोई आदमी होगा। शायद रात काटने को जगह मिल जाए। कदम तेज किए और करीब पहुंचा कि यकायक एक बड़ा सा कुत्ता भूखता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। इतनी डरावनी आवाज थी कि मैं कांप उठा। एक पल में वह मेरे सामने आ गया और मेरी तरफ से लपक लपक कर भौंकने लगा। मेरे हाथों में किताबों की पोटली के सिवा और क्या था? न कोई लकड़ी, न पत्थर। कैसे भगाऊं? कहीं बदमाश मेरी टांग पकड़ ले तो क्या करूंगा? अंग्रेजी नस्ल का कुत्ता मालूम होता था। मैं जितना ही धत धत करता था, उतना ही वह गरजता था। मैं खामोश खड़ा हो गया और पोटली जमीन पर रखकर पांव से जूते निकाल लिए। अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार तो हाथ में हो। उसकी तरफ गौर से देख रहा था कि खतरनाक हद तक मेरे करीब आए तो उसके सर पर इतने जोर से नालदार जूता मार दूं कि याद ही करे।
लेकिन शायद उसने मेरी नीयत ताड़ ली और इस तरह मेरी तरफ झपटा कि मैं कांप गया और जूते हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। और इसी वक्त मैंने डरी हुई आवाज में पुकारा, अरे खेत में कोई है, अरे कोई है, देखो यह कुत्ता मुझे काट रहा है, ओ महतो देखो, तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। जवाब मिला, कौन है? मैं हूं राहगीर, तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। नहीं काटेगा, नहीं, डरो मत। कहां जाना है? महमूद नगर। महमूद नगर का रास्ता तो तुम पीछे छोड़ा है, आगे तो नदी है। मेरा कलेजा बैठ गया, रुआंसा होकर बोला, महमूद नगर का रास्ता कितनी दूर छूट गया है? यही कोई 3 मील। और एक लहीम शहीम आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। सिर पर हैट था, एक मोटा फौजी ओवरकोट पहने हुए, नीचे निकर, पांव में फुल बूट, बड़ा लंबा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग, साकार पुरुष सौंदर्य। बोला, तुम तो कोई स्कूल के लड़के मालूम होते हो। लड़का तो नहीं हूं, लड़कों का मुदरिस हूं, घर जा रहा हूं, आज से 3 दिन की छुट्टी है। तो रेल से क्यों नहीं गए? रेल छूट गई और दूसरी 1 बजे छूटती है। वह अभी तुम्हें मिल जाएगी, 12 का अमल है। चलो मैं स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। कौन से स्टेशन का? भगवंतपुर का। भगवंतपुर ही से तो मैं चला हूं, वह तो बहुत पीछे छूट गया होगा। बिल्कुल नहीं, तुम भगवंतपुर स्टेशन से 1 मील के अंदर खड़े हो। चलो मैं तुम्हें स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। अभी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन रहना चाहो तो मेरे झोपड़े में लेट जाओ, कल चले जाना। अपने ऊपर गुस्सा आया कि सर पीट लूं। 5 बजे से तेली के बैल की तरह घूम रहा हूं और अभी भगवंतपुर से कुल 1 मील आया हूं। रास्ता भूल गया। घर पहुंचने की धुन जैसे और भी दहक उठी। बोला, नहीं, कल तो होली है, मुझे रात को पहुंच जाना चाहिए। मगर रास्ता पहाड़ी है, ऐसा ना हो कोई जानवर मिल जाए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें पहुंचाए देता हूं। मगर तुमने बड़ी गलती की, अनजान रास्ते को पैदल चलना कितना खतरनाक है। अच्छा चलो मैं पहुंचाए देता हूं। खैर खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। कुत्ता दुम हिलाने लगा और मुझसे दोस्ती करने का इच्छुक जान पड़ा। दुम हिलाता हुआ सर झुकाए क्षमा याचना के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने भी बड़ी उदारता से उसका अपराध क्षमा कर दिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। क्षण भर में वह आदमी बंदूक कंधे पर रखे आ गया और बोला, चलो, मगर अब ऐसी नादानी ना करना। खैरियत हुई कि मैं तुम्हें मिल गया। नदी पर पहुंच जाते तो जरूर किसी जानवर से मुठभेड़ हो जाती। मैंने पूछा, आप तो कोई अंग्रेज मालूम होते हैं, मगर आपकी बोली बिल्कुल हमारे जैसी है। उसने हंसकर कहा, हाँ, मेरा बाप अंग्रेज था, फौजी अफसर। मेरी उम्र यहीं गुजरी है। मेरी माँ उसका खाना पकाती थी। मैं भी फौज में रह चुका हूं, यूरोप की लड़ाई में गया था, अब पेंशन पाता हूं। लड़ाई में मैंने जो दृश्य अपनी आंखों से देखे और जिन हालात में मुझे जिंदगी बसर करनी पड़ी और मुझे अपनी इंसानियत का जितना खून करना पड़ा, उससे इस पेशे से मुझे नफरत हो गई और मैं पेंशन लेकर यहां चला आया। मेरे पापा ने यहीं एक छोटा सा घर बना लिया था।
मैं यहीं रहता हूं और आसपास के खेतों की रखवाली करता हूं। यह गंगा की घाटी है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। जंगली जानवर बहुत लगते हैं। सुअर, नीलगाय, हिरन सारी खेती बर्बाद कर देते हैं। मेरा काम है जानवरों से खेती की हिफाजत करना। किसानों से मुझे हल पीछे एक मन गल्ला मिल जाता है। वह मेरे गुजर बसर के लिए काफी होता है। मेरी बुढ़िया माँ अभी जिंदा है। जिस तरह पापा का खाना पकाती थी, उसी तरह अब मेरा खाना पकाती है। कभी कभी मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें कसरत करना सिखा दूंगा। साल भर में पहलवान हो जाओगे। मैंने पूछा, आप अभी तक कसरत करते हैं? वह बोला, हाँ, 2 घंटे रोजाना कसरत करता हूं। मुग्दर और लेजिम का मुझे बहुत शौक है। मेरा 50वां साल है, मगर एक सांस में 5 मील दौड़ सकता हूं। कसरत न करूं तो इस जंगल में रहूं कैसे? मैंने खूब कुश्तियां लड़ी हैं। अपनी रेजिमेंट में खूब मजबूत आदमी था। मगर अब इस फौजी जिंदगी की हालातों पर गौर करता हूं तो शर्म और अफसोस से मेरा सर झुक जाता है। कितने ही बेगुनाह मेरी राइफल के शिकार हुए। मेरा उन्होंने क्या नुकसान किया था? मेरी उनसे कौन सी अदावत थी? मुझे तो जर्मन और ऑस्ट्रियन सिपाही भी वैसे ही सच्चे, वैसे ही बहादुर, वैसे ही खुशमिजाज, वैसे ही हमदर्द मालूम हुए जैसे फ्रांस या इंग्लैंड के। हमारी उनसे खूब दोस्ती हो गई थी। साथ खेलते थे, साथ बैठते थे। यह ख्याल ख्याल ही ना आता था कि यह लोग हमारे अपने नहीं हैं। मगर फिर भी हम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किस लिए? इसलिए कि बड़े बड़े अंग्रेज सौदागरों को खतरा था कि कहीं जर्मनी उनका रोजगार न छीन ले। यह सौदागरों का राज है। हमारी फौजें उन्हीं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। जान हम गरीबों की गई, जेबें गर्म हुई मोटे मोटे सौदागरों की। उस वक्त हमारी ऐसी खातिर होती थी जैसे पीठ ठोकी जाती थी, गोया हम सल्तनत के दामाद हैं। हमारे ऊपर फूलों की बारिश होती थी। हमें गाइन पार्टियां दी जाती थी। हमारी बहादुरी की कहानियां रोजाना अखबारों में तस्वीरों के साथ छपती थी। नाजुक बदन लेडियां और शहजादियां हमारे लिए कपड़े सीते थीं। तरह तरह के मुरब्बे और अचार बना बना कर भेजती थी। लेकिन जब सुलह हो गई तो उन्हीं जाबाजों को कोई टके को भी न पूछता था। कितनों के ही अंग भंग हो गए थे। कोई लूला हो गया था, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। उन्हें एक टुकड़ा रोटी भी देने वाला कोई ना था। मैंने कितनों ही को सड़क पर भीख मांगते देखा। तब से मुझे इस पेशे से नफरत हो गई। मैंने यहां आकर यह काम अपने जिम्मे ले लिया और खुश हूं। सिपाहीगिरी इसलिए है कि उससे गरीबों की जान माल की हिफाजत हो, इसलिए नहीं कि करोड़पतियों की बेशुमार दौलत और बढ़े। यहां मेरी जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। कई बार मरते मरते बचा हूं, लेकिन इस काम में मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस न होगा, क्योंकि मुझे यह तस्कीन होगा कि मेरी जिंदगी गरीबों के काम आई। और यह बेचारे किसान मेरी कितनी खातिर करते हैं कि तुमसे क्या कहूं। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और उन्हें मालूम हो जाए कि मैं उनके शरीर के ताजे खून से अच्छा हो जाऊंगा, तो बिना झिझके अपना खून दे देंगे। पहले मैं बहुत शराब पीता था। मेरी बिरादरी को तो तुम लोग जानते ही होगे। हम में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खाना मयसर हो ना हो, मगर शराब जरूर चाहिए। मैं भी एक बोतल शराब रोज पी जाता था। बाप ने काफी पैसे छोड़े थे। अगर किफायत से रहना जानता तो जिंदगी भर आराम से पड़ा रहता। मगर शराब ने सत्यानाश कर दिया।
उन दिनों मैं बड़े ठाट से रहता था। कॉलर टाई लगाए छैला बना हुआ नौजवान छोकरियों से आंखें लड़ाया करता था। घुड़दौड़ में जुआ खेलना, शराब पीना, क्लब में ताश खेलना और औरतों से दिल बहलाना, यही मेरी जिंदगी थी। 3-4 साल में मैंने 25-30 हजार रुपए उड़ा दिए। कौड़ी कफन को भी न रखी। जब पैसे खत्म हो गए तो रोजी की फिक्र हुई, फौज में भर्ती हो गया। मगर खुदा का शुक्र है कि वहां से कुछ सीख कर लौटा। यह सच्चाई मुझ पर खुल गई कि बहादुर का काम जान लेना नहीं, बल्कि जान की हिफाजत करना है। यूरोप से आकर एक दिन मैं शिकार खेलने लगा और इधर आ गया। देखा कई किसान अपने खेतों के किनारे उदास खड़े हैं, तो मैंने पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों इस तरह उदास खड़े हो? एक आदमी ने कहा, क्या करें साहब, जिंदगी से तंग है। न मौत आती है, न पैदावार होती है। सारे जानवर आकर खेत चर जाते हैं। किसके घर से लगान चुकाएं, क्या महाजन को दें, क्या अमलों को दें और क्या खुद खाएं। कल इन्हीं खेतों को देखकर दिल की कली खिल जाती थी, और आज इन्हें देखकर आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। जानवरों ने सफाया कर दिया। मालूम नहीं उस वक्त मेरे दिल पर किस देवता या पैगंबर का साया था कि मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। क्या मजाल कि कोई जानवर फटक सके। एक दाना जो जाए तो जुर्माना दूं। बस उसी दिन से आज तक मेरा यही काम है। आज 10 साल हो गए हैं, मैंने कभी नागा नहीं किया। अपना गुजर भी होता है और एहसान मुफ्त मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस काम से दिल की खुशी होती है। नदी आ गई। मैंने देखा वही घाट है जहां शाम को किश्ती पर बैठा था। उस चांदनी में नदी जड़ाऊ गहनों से लदी हुई जैसे कोई सुनहरा सपना देख रही हो। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूंगा। उसने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा और बोला, मेरा नाम जैक्सन है, बिल जैक्सन। जरूर आना। स्टेशन के पास जिससे मेरा नाम पूछोगे मेरा पता बतला देगा। यह कहकर वह पीछे की तरफ मुड़ा, मगर यकायक लौट पड़ा और बोला, मगर तुम्हें यहां सारी रात बैठना पड़ेगा और तुम्हारी अम्मा घबरा रही होगी। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूं। आजकल पानी बहुत कम है, मैं तो अक्सर तैर आता हूं। मैंने एहसान से दबकर कहा, आपने यही क्या कम इंसानियत की है कि मुझे यहां तक पहुंचा दिया, वरना शायद घर पहुंचना नसीब न होता। मैं यहां बैठा रहूं और सुबह को किश्ती से पार उतर जाऊंगा। वाह, और तुम्हारी अम्मा रोती होंगी कि मेरे लाडले पर न जाने क्या गुजरी। यह कहकर मिस्टर जैक्सन ने मुझे झट उठाकर कंधे पर बिठा लिया और इस तरह बेधड़क पानी में घुसे कि जैसे सूखी जमीन है। मैं दोनों हाथों से उनकी गर्दन पकड़े हूं, फिर भी सीना धड़क रहा है और रगों में सनसनी सी मालूम हो रही है। मगर जैक्सन साहब इत्मीनान से चले जा रहे हैं। घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक पहुंचा, ओफो सीने तक पहुंच गया। अब साहब को एक एक कदम मुश्किल हो रहा है। मेरी जान निकली जा रही है। लहरें उनके गले लिपट रही हैं और मेरे पांव भी चुभने लगी। मेरा जी चाहता है उनसे कहूं, भगवान के लिए वापस चलिए, मगर जबान नहीं खुलती। चेतना ने जैसे इस संकट का सामना करने के लिए सब दरवाजे बंद कर लिए। डरता हूं कहीं जैक्सन साहब फिसले तो अपना काम तो तमाम है। यह तो तैराक है, निकल जाएंगे, मैं लहरों की खुराक बन जाऊंगा।
अफसोस आता है अपनी बेवकूफ़ी पर कि तैरना क्यों नहीं सीख लिया। यकायक जैक्सन ने मुझे दोनों हाथों से कंधों के ऊपर उठा लिया। हम बीच धार में पहुंच गए थे। बहाव में इतनी तेजी थी कि एक एक कदम आगे रखने में एक एक मिनट लग जाता था। दिन को इसी नदी में कितनी ही बार आ चुका था, लेकिन रात को और इस मझधार में वह बहती हुई मुझे मौत मालूम होती थी। 10-12 कदम तक मैं जैक्सन के दोनों हाथों पर टंगा रहा। फिर पानी उतरने लगा। मैं देख न सका, मगर शायद पानी जैक्सन के सर के ऊपर तक आ गया था। इसीलिए उन्होंने मुझे हाथों में बिठा लिया था। जब गर्दन बाहर निकल आई तो जोर से हंसकर बोले, लो, अब पहुंच गए। मैंने कहा, आपको आज मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। जैक्सन ने मुझे हाथों से उतार कर फिर कंधे पर बिठाते हुए कहा, और आज मुझे जितनी खुशी हुई उतनी आज तक कभी ना हुई थी, जर्मन कप्तान को कत्ल करके भी नहीं। अपनी मां से कहना मुझे दुआ दें। घाट पर पहुंचकर मैं साहब से रुखसत हुआ। उनकी सज्जनता, निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस का न मिटने वाला असर दिल पर लिए हुए मेरे जी में आया, काश मैं भी इस तरह लोगों के काम आ सकता। 3 बजे रात को जब मैं घर पहुंचा तो होली में आग लग रही थी। मैं स्टेशन से 2 मील सरपट दौड़ता हुआ गया। मालूम नहीं भूखे शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। अम्मा मेरी आवाज सुनते ही आंगन में निकल आई और मुझे छाती से लगा लिया और बोली, इतनी रात कहाँ कर दी? मैं तो सांझ से तुम्हारी राह देख रही थी। चलो खाना खा लो। कुछ खाया पिया है कि नहीं? वह अब स्वर्ग में है, लेकिन उनका वह मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने है और वह प्यार भरी आवाज कानों में गूंज रही है। मिस्टर जैक्सन से कई बार मिल चुका हूं। उनकी सज्जनता ने मुझे उनका भक्त बना दिया है। मैं उन्हें इंसान नहीं, फरिश्ता समझता हूं। थी ना कितनी सुंदर कहानी। और वाकई में जैक्सन जैसे लोग अगर मिल जाएं तो कितनों की ही जिंदगी संवर जाती है। और जैक्सन जैसे अगर हम कुछ बन जाएं तो आपको ये कहानी कैसी लगी? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। आपको मेरी आवाज़ में कोई और भी कहानी सुननी हो तो मुझे लिख भेजिए बचपन के पिटारे से bkps@gmail.com पर, और मैं आपको वो कहानी अपनी आवाज़ में पढ़ के सुनाऊंगी। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी अगली कड़ी में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें, खुद से प्यार करें और अपने आसपास के लोगों में भी अपनी प्यार की ऊर्जा फैलाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।